Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is the synthesis and design of the inorganic material. How we design the inorganic material, how we made the inorganic material. So today this is our decision topic. Before going to the topic, I request to you, before going to the main topic, please like, share and subscribe UO Chemistry channel. Today topic is synthesis and design of the inorganic material. So different methods are used for the synthesis of the inorganic material. There are the 5 main methods for the synthesis. First one is the solid state reaction, and this is also called shake and bake method. And second one is the low temperature method or CHEMI method. Third one is high pressure method, and fourth one is about the crystal growth, and last one gas phase method. So these are the 5th different method for synthesis of the inorganic materials. इनऑर्गेनिक मटेरियल को सेंसाइज करने के से पहले हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए वाई रिएक्शन इज़ अकर्ड, रिएक्शंस क्यों होते हैं. एक्चुअली हम लोग ये जानते हैं कि रिएक्शंस जो हैं वो डिफरेंट एटम्स या मालिक्यूल के टकराने से होते हैं, लेकिन क्योंकि ये सॉलिड्स हैं, हम सॉलिड से अगर हमारा स्टार्टिंग मटेरियल रिएक्टेंट भी सॉलिड हैं तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा कि हमारा जो मटेरियल्स हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं उसमें जो एटम्स हैं उनकी आपस में जब तक वो टकराएंगे नहीं उनका रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा. और उन एटम्स आयन और मालिक्यूल को टकराने के लिए भी फिर ये ज़रूरी है कि वो एटम आयन और मालिक्यूल जो हैं उनमें उस स्पेसिफिक टाइप की एनर्जी होनी चाहिए. अगर उनमें उस स्पेसिफिक टाइप की एनर्जी नहीं है, ठीक है, तो फिर वो एक दूसरे से कैसे बाइंड हो सकते हैं, एक दूसरे से जब तक कोलाइड नहीं करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं, हमारी जो पहली टाइप थी सॉलिड स्टेट रिएक्शन और शेक एंड बेक मेथड. सो व्हाट इज़ द सॉलिड स्टेट रिएक्शन. इस सॉलिड स्टेट रिएक्शन की क्या करेक्टरिस्टिक हैं. पहली करेक्टरिस्टिक ये है कि इसको शेक एंड बेक मेथड भी कहते हैं. दिस मेथड इज़ ओल्डेस्ट मेथड, सबसे पुराना मेथड जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल की सिंथेसिस के लिए वो यही मेथड है. और नंबर 3 के ऊपर ये सिंपलेस्ट मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड है. और इसकी जो सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक है जो अभी भी स्टिल इसका बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है. तो इसके जो 4 मेन करेक्टरिस्टिक हैं, ये तो एक उसका नेम है कि इसको मेथड को क्या कहते हैं. नंबर 2 ये ओल्डेस्ट है, सिंपलेस्ट है और स्टिल अभी तक भी ये यूज़ हो रहा है. ये इसकी वर्थ को शो करता है कि ये कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. व्हेन रिएक्शन इज स्टार्टेड, रिएक्शन स्टार्ट कब होगा, कोई भी रिएक्शन स्टार्ट कब होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है. If particle fulfill 2 conditions, then reaction will be started. Number 1, there should be enough amount of the energy that are required for the reaction. अगर उसको उसके अपने रिएक्शंस के लिए जितनी उसकी एनर्जी चाहिए, यानी कि जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, अगर वो अवेलेबल है तो रिएक्शन स्टार्ट होगा. लेकिन अगर उसके पास उससे कम एनर्जी है तो वो रिएक्शन स्टार्ट फिर नहीं होगा. नंबर 2 क्या है, उसमें जो एटम आयन या मालिक्यूल हैं जिनकी आपस में कोलिजन होनी है, जिनको आपस में कोलाइड करना है, उनकी ओरिएंटेशन क्या है. तो जब तक उनकी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगी तब तक भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा. तो बेसिक ये 2 कंडीशन है. नंबर 1 क्या है कि उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी,
और नंबर 2 क्या है कि उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन। देन दे मेक द इफेक्टिव क्लूजन, और इफेक्टिव क्लूजन क्या है आपको पता है कि वो क्लूजन जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, जितनी प्रोडक्ट बनती है उसको हम इफेक्टिव क्लूजन कहते हैं। ये तो बात होगी कि इफेक्टिव क्लूजन उसकी क्या है। और जो नेक्स्ट है हमारे पास अभी वो ये है एक प्रॉब्लम, कि वो प्रॉब्लम है कि हम ये जानते हैं कि सॉलिड में जो एटम आयन या मालिक्यूल होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, उनकी पोजीशन फिक्स होती है। अगर उनकी पोजीशन फिक्स है, वो एक जगह के ऊपर इकट्ठे हैं, वो फिक्स हैं, तो फिर उनकी आपस में जो कोलाइड करने की एबिलिटी है वो उतनी कम हो जाएगी। और जितने उनकी आपस में कोलाइड करने की एबिलिटी कम है तो उनमें रिएक्शन के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। ठीक है। बट इन सॉलिड स्टेट पार्टिकल कैन नॉट मूव फ्रीली। जो सॉलिड स्टेट्स होती हैं उनमें पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं करते। दे आर टाइटली पैक्ड एंड स्ट्रॉन्गरली बाइंड टूगेदर, सो पार्टिकल इन सॉलिड्स आर वाइब्रेट एंड गेट थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब इसमें जो बेसिक एक ही कंडीशन होगी, इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी कि वो जो उसमें पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेशन शो करते हैं। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे पोजीशन उनकी सेम ही रहेगी। और वाइब्रेट का आपको पता है क्या होता है कि उनकी पोजीशन फिक्स रहती है, वो अपनी उसी पोजीशन के ऊपर रहते हुए डिफरेंट ओरिएंटेशन में वाइब्रेट स्टार्ट करते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है। तो ये उनको वाइब्रेशन एनर्जी जो है उनको आपस में कोलाइड करवाएगी, जो उनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल जब होगा। यानी कि ये उनके पास एनर्जी जो है जब इतनी अमाउंट में होगी, देन उनमें आपस में कंबाइन करने की एबिलिटी होगी। तो ये है हमारे पास एक नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर सॉलिड स्टेट रिएक्शन वेरी हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू गिव द वाइब्रेशनल एनर्जी टू द सिस्टम। सिस्टम को वाइब्रेशनल एनर्जी देने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि जो सॉलिड है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स्ड हैं, वो फिक्स पोजीशन के ऊपर हैं। जब उसके पार्टिकल फिक्स पोजीशन के ऊपर हैं, उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती, तो उनकी पोजीशन चेंज करने के लिए क्या होगा, अल्टीमेटली हमें एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है। तो यानी कि सिस्टम की एनर्जी जो है वो हमें ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो फॉर सॉलिड स्टेट रिएक्शन वेरी हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू गिव द वाइब्रेशनल एनर्जी टू द सिस्टम अनटिल पहली कंडीशन क्या है, सॉलिड इज मेल्ट। पहली बात तो यह है कि जब हम सॉलिड को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो सॉलिड क्या हो जाएगा, मेल्ट हो एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड पार्टिकल कैन मूव फ्रीली। तो जाहिर बात है जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा और वो लिक्विड के अंदर फिर वो पार्टिकल जो है वो फ्रीली मूव करेंगे, देन उन पार्टिकल्स का आपस में कोलाइड करना, उनकी कोलिजन जो है वो उतनी आसान हो जाएगी। नंबर 2 क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी, जब हम उस सॉलिड स्टेट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी और वाइब्रेट अंटिल ऑल पार्टिकल गेट इनफ एनर्जी फॉर द रिएक्शन। ठीक है। अगर तो वो मेल्ट हो गया तो मेल्ट होके जो उसके पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करेंगे। अगर वो मेल्ट नहीं होता तो इसका मतलब फिर क्या होगा, दूसरी पॉसिबिलिटी कि उसमें वाइब्रेशनल जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होगी। और वाइब्रेशनल मूवमेंट स्टार्ट तो हो जाएगी लेकिन रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा अनटिल के उसको उतनी एनर्जी मिल जाए जितनी एनर्जी उसको रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए चाहिए। और जितनी रिएक्शन मिनिमम किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। नाउ द सॉलिड स्टेट रिएक्शंस की जो डिफरेंट टाइप्स हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये जो सॉलिड स्टेट रिएक्शन है ये मेन रिएक्शन यही होते हैं। ठीक है। और जैसे हमने इसके इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा कि ये स्टिल मोस्ट वाइडली यूज्ड जो मेथड है वो ये सॉलिड स्टेट रिएक्शंस ही हैं। अब इसकी 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 जो है वो है डायरेक्ट हीटिंग, कि हम उन सॉलिड्स को जो रिएक्टेंट हैं
1 2 3 4 जो भी है मिक्सचर ऑफ द रिएक्टेंट जो हैं उनको डायरेक्ट हीट करें, डायरेक्ट उसी वे में हीट करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अगर हम उसको डायरेक्ट वे में हीट के वे में स्टार्ट करें तो उसके लिए एक जो मेथड है, जो सिरेमिक मेथड जिसको हम कहते हैं, वो यूज़ होता है। ठीक है, और दूसरा जो मेथड है उसको हम कहते हैं सील्ड ट्यूब मेथड। सिरेमिक मेथड और सील्ड ट्यूब मेथड, इसको हम डिटेल से आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सिरेमिक में आपके पास जो एग्जांपल है, जैसे कि ये जो ईंटें बनाने वाले होते हैं उनकी एक बहुत कॉमन सी आपके पास एग्जांपल है। इसी तरह जो ये जो मट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं, सिरेमिक इंडस्ट्री, ठीक है, वो भी इससे काफ़ी है। ये अब देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है, स्टार्टिंग जो है वो आपके पास सॉलिड्स के डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को हीट प्रोवाइड की जाती है, रिएक्शन होता है, और वही जो आपके पास एक सिंपल मट्टी होती थी, गीली मट्टी थी, वो आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म में एक ब्लॉक बन जाता है, जिस तरह से ईंट होती है। ठीक है, ईंट क्या है, बेसिकली उसी मट्टी को गूंद कर उसमें सैंड और मट्टी, ये डिफरेंट टाइप की जो मट्टी होती है, मिक्स करके उसकी एक बॉडी स्केच में उसको डाला जाता है, फिर उसको पकाया जाता है। अब ये उसका क्या है, रिएक्शन हो रहा है। अब हम इसको क्या है, डायरेक्ट हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये डायरेक्ट हीटिंग है इसकी। ठीक है, लेकिन इसमें हम जस्ट वो वाले सॉलिड्स यूज कर सकते हैं जो सॉलिड वोलेटाइल ना हो। ठीक है, जो सॉलिड एयर के साथ में जो रिएक्शन ना करें। आप एयर में देखिए ऑक्सीजन है, यानी कि आपके पास कोई ऐसा सॉलिड नहीं होना चाहिए जो एयर के साथ रिएक्शन करे और डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड बना दे। अगर इस टाइप का है तो फिर हम उसको ओपन जो है मेथड, सिरेमिक मेथड जो है उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। फिर उसके लिए जो इस टाइप के मटेरियल हैं, हमें सील्ड ट्यूब मेथड यूज़ करना पड़ेगा। अब सील्ड ट्यूब मेथड किस टाइप के सॉलिड्स के लिए हैं, जो सॉलिड वोलेटाइल्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो ईजिली ऑक्साइड्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के रिएक्शन कर देते हैं एयर के साथ। तो जो इस टाइप के रिएक्शन हैं उनको एक वैक्यूएटेड ट्यूब्स होती है, वैक्यूम जिसके अंदर क्रिएट किया होता है, उस ट्यूब के इनसाइड इस रिएक्शन को करवाया जाता है। दूसरी जो इसकी सॉलिड स्टेट रिएक्शन की टाइप है वो है हीट आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, डिफरेंट प्रोसेस करके उसके बाद उसको हीट प्रोवाइड की जाती है। अब इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। नंबर 1 जो मेथड है वो है स्प्रे ड्राइंग, ये सारे मेथड हम पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 2 के ऊपर है फ्रीज ड्राइंग, एंड नंबर 3 के ऊपर क्या है जी, प्रिकर्सर मेथड, एंड फॉर नंबर 4 के ऊपर आ जाएगा सोल जेल मेथड। ये 4 मेथड जो हैं इसके लिए बेसिकली यूज़, इसके अलावा भी बहुत से हैं, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं वो ये वाले मेथड होते हैं, जो इनडायरेक्ट हीट जिसमें प्रोवाइड की जाती है, यानी कि प्रोसेस करके उसकी ग्राइंडिंग करके फिर उसका होमोजीनियस मिक्सचर बना के और एट द एंड उसको हीट किया जाता है। तो ये है उसके लिए डिफरेंट मेथड, इसके लिए ये वाले यूज़ किए जाते हैं। मेथडोलॉजी फॉर डायरेक्ट हीटिंग, अब हम बात जो कर रहे हैं ना वो है डायरेक्ट हीटिंग की, ये वाली। ठीक है, इसके लिए जो सिरेमिक मेथड है पहले हम इसको चूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं जी नेक्स्ट, मेथडोलॉजी ऑफ डायरेक्ट हीटिंग। डायरेक्ट हीटिंग में क्या करना पड़ेगा हमें, क्रश टू और मोर सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू पाउडर। और ये तो सही है, हमें जो भी सॉलिड है उसको पहले पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि पाउडर्ड के जो पार्टिकल हैं उनके साइज़ डिफरेंट हो सकते हैं, किसी का साइज़ बड़ा हो सकता है, किसी का साइज़ छोटा हो सकता है। एंड हीट इन द फर्नेस फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, यानी कि एक लंबे अरसे तक उसको हीट किया जाता है फर्नेस के अंदर। जिस तरह से जो ईंट वाली मैंने आपको एग्जांपल दी, किसके ऊपर कितने डेज के लिए इसको कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड की जाती है। एंड क्रिएट टू पॉसिबिलिटीज इसमें क्रिएट होगी। नंबर 1 टू मेल्ट और टू वाइब्रेट। और यही हमने 2 पॉसिबिलिटी देखी हैं कि जब हम किसी भी सॉलिड को डायरेक्ट हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसकी डायरेक्ट हीटिंग की में से 2 पॉसिबिलिटीज़ फिर
क्रिएट हो सकती हैं। एक तो ये है कि वो मेल्ट हो सकता है, नंबर 2 उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर सकते हैं। और अगर वो मेल्ट होता है तो मेल्ट होके देन भी उसके जो एटम्स, आयन और मालिक्यूल जो पार्टिकल्स हैं वो फ्री हो जाएंगे तो वो फिर कोलाइड कर सकेंगे और या फिर वो वाइब्रेट करने लग जाएं और वो फिर वाइब्रेशनल एनर्जी को ही यूज़ करें और उसी को यूज़ करके फिर वो आगे चलते जाएं। नोट, सिंथेसिस ऑफ द इनऑर्गेनिक मटेरियल इज़ नॉट बिग चैलेंज। सिंथेसिस तो हो जाती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप सिंपल एक मिट्टी को लेके उसको डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल हैं उसको आप डिफरेंट टाइप के पॉट्स इसके बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप के पार्ट्स भी बना सकते हैं, डिफरेंट थिंग्स उससे बना सकते हैं। एक्चुअल थिंग इज़ टू प्रोवाइड द ऑप्टिमाइज कंडीशन एट विच द परफेक्ट मटेरियल कैन बी सेंसाइज। अब एक्चुअल जो है इसके लिए मसला वो ये नहीं है कि आप इनऑर्गेनिक मटेरियल कैसे प्रिपेयर करते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रिपेयर आप कर सकते हैं और इजीली हो भी जाता है, लेकिन इसके लिए जो बिग चैलेंज है वो ये नहीं है, बल्कि जो बिग चैलेंज है इसके लिए वो बिग चैलेंज है कि इसको आपने ऑप्टिमाइज कंडीशन कहाँ से प्रोवाइड। अब ऑप्टिमाइज कंडीशन क्या है कि आपको डिफरेंट जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसके लिए जो मिनिमम जो टेम्परेचर है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बहुत बड़ा टेम्परेचर है वैसे तो, लेकिन इनऑर्गेनिक मटेरियल का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अब, और इसका जो नियरली जाता है बल्कि 2000 सेंटीग्रेड तक जाता है, लेकिन 2000 सेंटीग्रेड से समटाइम ऊपर भी चला जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो चैलेंज है वो इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करना, इसका प्रेशर मेंटेन करना और ये जो कंडीशंस है उसको प्रोवाइड करना ये ज़रूरी होती हैं। अब देखें जी, आपके पास है कन्वर्जन फ्रॉम द सॉलिड टू द लिक्विड। वी हैव द सॉलिड and we provide the energy in form of the heat. This solid is converted into the liquid, and when it convert into the liquid, then different situations of the atoms or particles you can see in this picture. In picture of this solid you can see all atom, ion or molecule are arranged in a specific way, but in form of the liquid there is the no way of the arrangement. In liquid picture, atom, ion or molecule can be easily collide with each other, and in gas phase the atoms, ion or molecule are more free than liquid and probability of the collision is greater, ठीक है। मेथडोलॉजी में जो हमारा डायरेक्ट हीटिंग ये चल रहा है और इसमें है हमारे पास सिरेमिक मेथड। जो पहला मेथड हम यूज़ कर रहे हैं सिरेमिक मेथड, इसकी मेथडोलॉजी क्या होगी। मेथडोलॉजी इज़ वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्राइंड अप द नॉन वोलेटाइल सॉलिड एंड हीटिंग देम हार्ड अनटिल दे रिएक्ट टू फॉर्म द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। हम सिंपल जो सॉलिड लेंगे उस सॉलिड मटेरियल को ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड अप करके उसको डायरेक्ट हीट प्रोवाइड करेंगे यहाँ तक कि हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ जाए, ठीक है। द फर्स्ट सुपर कंडक्टर वाज मेड बाय दिस मेथड, और जो फर्स्ट सुपर कंडक्टर था वो भी इसी मेथड के थ्रू ही प्रिपेयर किया गया था। इट इज़ यूज्ड टू सिंथेसाइज द मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड, मेटल के सल्फाइड, मेटल के नाइट्राइड, मेटल के अल्यूमिनोसिलिकेट आर प्रिपेयर थ्रू दिस मेथड। यानी कि डिफरेंट टाइप के जो मेटल्स के ऑक्साइड हैं वो सिरेमिक मेथड के थ्रू ही प्रिपेयर किए जाते हैं। ए कॉमन एग्जांपल इज़ द ब्रिक्स फॉर्मेशन, और ब्रिक फॉर्मेशन वाली जो एग्जांपल है ईंटों की वाली वो मैं आपको दे चुका हूँ। A specific example in respect of the chemistry is synthesis of the zircon, ZrSiO4. Zircon is used to preparation of the tiles polish। ये टाइल्स की जो पॉलिश है, ये जो डिफरेंट टाइप की टाइल्स जो घरों में फर्श के ऊपर यूज़ होती हैं या दीवारों के ऊपर मिट्टी की टाइल्स बना के उनके ऊपर फिर पॉलिश की जाती है,
और ये जो पॉलिश होती है ये उसको प्रिजर्व करती है उसको किसी भी तरह के डैमेज के, यानी कि अगर ये उसके ऊपर पॉलिश ना की हो ज़िरकॉन की, तो फिर उसके ऊपर अगर कोई एसिड गिरता है तो वो उस टाइल के ऊपर निशान पड़ जाएगा, ठीक है। या इसी तरीके से कोई और उसके ऊपर, तो उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट है वो बड़ा ग्रेटर होता जाएगा। एक्चुअली ये क्या है, ये सिलिकॉन का एक बॉन्ड होता है जो एक उस टाइल के ऊपर इसकी लेयर को चढ़ा दिया जाता है। ज़िरकॉन इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ द टाइल्स पॉलिश, टाइल्स की पॉलिश के लिए ज़िरकॉन यूज़ किया जाता है। इट इज़ मेड बाय द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ द ज़िरकोना एंड सिलिका एट 300 डिग्री 103 यानी कि 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखें कितना हाई टेम्परेचर है जो हमें इसके लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा। ज़िरकोना मेटल होती है, ठीक है। ये इस मेटल को और सिलिकॉन को आपस में हीट अप किया जाता है और ये डायरेक्ट हीटिंग है, ठीक है। और डायरेक्ट हीटिंग जो है वो ये ज़िरकोना सल्फाइड बनाते हैं और ये जो है जिसको हम ज़िरकॉन कहते हैं, और ये ही पॉलिश है जो डिफरेंट टाइल्स के लिए उनकी कोटिंग के तौर पे यूज़ की जाती है। इसका प्रोसीजर क्या होगा? डायरेक्ट हीटिंग इन सिरेमिक मेथड में प्रोसीजर क्या होगा? टेक स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ द बाइनरी ऑक्साइड, ये जो दोनों ऑक्साइड हैं इनके हम स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट ले लेंगे। स्टिशियोमेट्रिक का क्या मतलब है, हम इक्विमोलर लेंगे, उनके बराबर मोल्स होंगे, ठीक है। बराबर मोल्स में यानी कि अगर 1 मोल है ज़िरकोना आपके पास ZrO2 का, ठीक है, तो आपके पास सिलिकॉन का भी 1 मोल ही होना चाहिए, ठीक है। तो स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ द बाइनरी ऑक्साइड, देन ग्राइंड दीज कंपाउंड, क्योंकि ये दोनों सॉलिड हैं और इन दोनों सॉलिड्स को पहले ग्राइंड किया जाएगा, इसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, देन इसको फर्नेस में हीट किया जाएगा कि ये फ्यूज्ड हो जाए यानी कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। इस मेथड के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? पहला, वेरी हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड, और टेम्परेचर क्या है 500 डिग्री टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड अमूमन ये रेंज रहती है। ये भी एक बहुत बड़ी रेंज है, ठीक है। बाई डीकम्पोज एट द रिक्वायर्ड कंपाउंड मे डीकम्पोज एट हाई टेम्परेचर। अब जो ये भी है एक इसका डिसएडवांटेज, हम क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे होते हैं और समटाइम ऐसा है जो हमारा रिक्वायर्ड कंपाउंड है मे बी वो इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर डिकम्पोज हो जाए, वो इटसेल्फ ही डिकम्पोज, तो हमें फिर वो हमारा जो रिक्वायर्ड कंपाउंड है वो नहीं मिलेगा। नंबर 3, रिएक्शन विल अकर एट इंटरफेस। इंटरफेस का क्या मतलब है? जैसे कि ये कोई सर्कल है, उस सर्कल के सरफेस के ऊपर ये जैसे है आपको नज़र आ रहा है, देखें कि इस सरफेस के ऊपर यहाँ पर जस्ट रिएक्शन होगा, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर कितने एटम, आयन और मालिकूल अटैच है? जैसे ये एक है अगर मालिकूल, तो उसके साथ दूसरा मालिकूल ये वाला होगा, ठीक है। देखें दूसरा ये वाला है मालिकूल, थर्ड वन है तो वो इसके साथ यहाँ पर आएगा, फोर्थ वन इधर आएगा, यहाँ पर आएगा, यानी कि ऊपर ये इंटरफेस के ऊपर जस्ट ये वाले रिएक्शन होंगे। इंटरफेस रिएक्शन विल बी स्टॉप्ड, और जैसे ही ये इंटरफेस ख़त्म होगा, ठीक है, रिएक्शन विल अकर एट द इंटरफेस व्हेन ऑल इंटरफेस रिएक्ट। जब ये तमाम ये वाली सरफेस जो है ये ख़त्म हो जाएगी तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन होना ही कहाँ पर है, इंटरफेस के ऊपर ही रिएक्शन होना है। रिएक्शन इन लोअर सरफेस टेक प्लेस ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट थ्रू द इंटरफेस। जब ये इंटरफेस के ऊपर तो रिएक्शन हो जाएगा। अब ये 2 एटम, आयन या मालिकूल जो आपके साथ अटैच है यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, डिफ्यूजन के साथ डिफरेंट एटम्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। ये नेक्स्ट एक पिक्चर देखें, ये आपको नज़र आ रहा है। अगर आप ये देखें कि ये जो मिक्स्ड रॉ मटेरियल लिखा हुआ है ये क्या है, ये एलुमिना है, एलुमिना, और इस एलुमिना के साथ ये डिफरेंट ये जो कंपाउंड आपको नज़र आ रहे हैं स्मॉलर टाइप के, ये वाला कंपाउंड है, इसी तरह ये कंपाउंड है, ये इस इंटरफेस के ऊपर लगे हुए हैं जैसे ये है। अब रिमेनिंग जो है यहाँ पर जगह उसके पास फ्री है
अब ये जो रिमेनिंग उसके पास फ्री है, यहाँ से डिफ्यूजन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। जब इसकी डिफ्यूजन स्टार्ट होगी, ये इन दोनों के दरमियान इंटरफेस था। जब ये इंटरफेस तो आपस में इस तरीके से इन्होंने अटैच कर लिया, ठीक है। अब ये इसके साथ आके अटैच हो गए, लेकिन डिफ्यूजन के साथ क्या होगा कि ये जो इसका O2 है वो इधर आके इसमें आ जाएगा, ये जो AP पॉजिटिव लिखा हुआ है इधर आ जाएगा। इसी तरह ये Y3 लिखा हुआ है, ये Y3 ऊपर चला जाएगा। जिस तरह से ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये Y3 इस इंटरफेस से ऊपर और इसके ऊपर वाले के जो कुछ कंपाउंड वो नीचे, इस तरीके से ये फिर मिक्सअप होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि इसमें डिफ्यूजन हो गई है। तो इसमें जो है रिएक्शन इंटरफेस के ऊपर, और रिएक्शन जो है वो मोस्टली फिर क्योंकि इतना कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि इंटरफेस जहाँ तक उसको अवेलेबल है तहाँ तक ही रिएक्शन होगा, लेकिन जो फर्दर रिएक्शन है वो स्टार्ट होगा थ्रू डिफ्यूजन। डिफरेंट एटम मालिक्यूल जो है आपस में एक दूसरे के साथ आए, डिफरेंट जो उसके पार्टिकल्स हैं उनको एक्सचेंज कर लेते हैं। डायरेक्ट हीटिंग का दूसरा जो मेथड है ये है सील्ड ट्यूब मेथड। अब ये सील्ड ट्यूब मेथड डायरेक्ट हीटिंग में यूज़ किन सॉलिड के लिए किया जाएगा? नंबर 1, जो सॉलिड वोलेटाइल हैं, जो एयर सेंसिटिव हैं, जिसके इजीली ऑक्साइड बनते हैं, जो वाटर के साथ इजीली रिएक्शन करते हैं, उनके लिए ये सील्ड ट्यूब मेथड यूज़ किया जाता है। This is the evacuated tube is used when product or reactant are sensitive to the air, water or volatile। जब हमारे पास ये रिएक्टेंट एयर सेंसिटिव, वाटर या वोलेटाइल होंगे, देन ये किया जाएगा। और इट इज़ द टाइप ऑफ द लो टेम्परेचर मेथड, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये लो टेम्परेचर मेथड है। क्योंकि देखिए हमें जब सील ट्यूब में है तो हमें इंटरनल टेम्परेचर, फिर उसमें टेम्परेचर क्लोज हो जाएगा। इसी तरीके से जिस तरह से हमारे पास एक हम कुकिंग कर रहे होते हैं वो ओपन किसी चीज़ में कर रहे हैं, और एक जो है वो हम क्लोज कंटेनर में करते हैं, जिसको हम प्रेशर कुकर घरों में आमतौर पे यूज़ किया जाता है। अब वो जो कुकिंग है प्रेशर कुकर वो जल्दी कर देता है एज़ कम्पेयर टू कि आप उसका ओपन करें, तो इसलिए इसको उसी टाइप का मेथड है। क्योंकि ये क्लोज्ड है, ठीक है, सील ट्यूब है, इसमें जो हीट है वो बाहर नहीं निकलती, तो इसलिए इसको लो टेम्परेचर मेथड भी कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है? प्रिपरेशन ऑफ द समैरियम सल्फाइड। समैरियम इज ए मेटल, और सल्फर के साथ इसका रिएक्शन करके समैरियम सल्फाइड बनाते हैं। सल्फर हैज़ लो बॉइलिंग टेम्परेचर 717 केल्विन या 424 डिग्री सेंटीग्रेड। 424 डिग्री सेंटीग्रेड वैसे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल के अकॉर्डिंग ये टेम्परेचर जो है वो तो बहुत स्लो है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि 500 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसमें अमूमन रहता है, तो इसका जो है वो लो बॉइलिंग टेम्परेचर में इसको कंसीडर किया जाता है। दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन ओपन, कैन नॉट टेक प्लेस इन ओपन एयर बिकॉज इट मे फॉर्म द ऑक्साइड्स। ये ऑक्साइड बना लेते हैं। प्रोसीजर क्या है? मिक्स्ड पाउडर्ड samarium metal with the silicon oxide in stoichiometric amount at 1000 Kelvin temperature in evacuated silica tube। जो ट्यूब बनी होती है वो सिलिका की बनी होती है, ठीक है, और उसमें वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, एयर को निकाल लिया जाता है ताकि उसमें जो ऑक्सीजन वगैरह है, नाइट्रोजन है, वो उस एयर से निकल जाए। होमोजिनाइज द प्रोडक्ट फ्रॉम द इनिशियल हीटिंग, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है इसको स्टार्टिंग से ही होमोजिनाइज किया जाता है, एंड होमोजिनाइज करके फिर इसको दोबारा हीट किया जाता है एट 2300 केल्विन इन द टेंटेलियम ट्यूब बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द ट्यूब। ठीक है, ये टेंटेलियम एक मेटल है और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है। आपको पता है कि जब किसी भी मेटल्स में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो जो एटम उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो उसके जो करंट गुजर रहा होता है
उसके लिए रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उन पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स होती है। जब वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप की जो तार्स होती हैं जिनमें से करंट गुजर रहा होता है, वो हीट अप हो जाती हैं। अब हीट अप होने की क्या वजह होती है कि उनमें जो मेटल यूज़ हो रही होती है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करती है। ये जो उसके अंदर रेजिस्टेंस हो रही होती है ये उसको हीट अप करती है। अब रेजिस्टेंस हो क्यों रही होती है? रेजिस्टेंस हो रही होती है क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन फिक्स होती है। जब पार्टिकल की पोजीशन फिक्स है, ठीक है, तो उसकी मूवमेंट नहीं होने देती। जब करंट पास करेगा तो अल्टीमेटली वो उसको हीट ही करेगा। और ये एक ट्यूब की एग्जाम्पल है हमारे पास। ये ट्यूब बनी हुई है, ये सिलिका की ट्यूब है। इस सिलिका की ट्यूब में से एयर को इवैक्यूएट किया जाता है और देन इसमें जो हमारे पास मेटल्स हैं उनको हीट किया जाता है एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द डायरेक्ट हीटिंग मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ द इनऑर्गेनिक मटेरियल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।